आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा किन्नौर में आई आपदा के बीच भारतीय सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की भी है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जबरदस्त उत्साह है। हर तरफ तिरंगा की छटा नजर आ रही है। राजस्थान के अजमेर को देखिए किस तरह पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा दिख रहा है। शहर के चौक चौराहों को बहुत ही आकर्षक रूप से लाइटिंग और तिरंगे के रंग में सजाया गया है। नगर निगम का दफ्तर हो, गांधी भवन या एसपी ऑफिस, सब जगमगा रहे हैं। सड़क से लेकर पेड़ पौधे और सरकारी इमारतें, सब पर तिरंगे की छाप दिख रही है। इसी तरह राजस्थान के ही चौक में बीसलपुर बांध भी तिरंगे की रोशनी से जगमगा रहा है, यानी हर तरफ देशभक्ति का रंग छाया हुआ है। अब पंजाब के बठिंडा किले को ही देखिए, जिसका कोना कोना तिरंगे की रोशनी से किस कदर जगमगा रहा है। दिल्ली में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। इस्कॉन मंदिर में इसकी भव्य तैयारी चल रही है। बाकी जगह भी जन्माष्टमी के रंग खूब छाए हुए हैं। पंजाबी बाग इलाके के जन्माष्टमी पार्क में जन्माष्टमी महोत्सव का खूब धूमधाम से आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारतीय सेना देवदूत की भूमिका निभाती नजर आए। पूह के होजू नाले में बादल फटने से आई भीषण बाढ़ में सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए, जिसमें लॉजिस्टिक्स ड्रोन की मदद भी ली गई। लॉजिस्टिक्स ड्रोन हाई एल्टीट्यूड सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में मदद मिली, बल्कि बाढ़ की चपेट से भी लोगों को बचाया गया। न्यूज पथ में आगे दिखाते हैं स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश की बड़ी तैयारी। जी हाँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये पंक्ति हर एक देशवासी के दिल में बसती है और वो इस पर गर्व भी करता है। कल 15 अगस्त को देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये हमारी आजादी का महापर्व है। इस पावन पर्व पर देश भर में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस तिरंगा यात्रा के जरिए देश के वीर सपूतों को नमन किया जा रहा है। दरअसल ये तिरंगा यात्रा देश को एकता के सूत्र में पिरोने का माध्यम है, जिसके जरिए हमें ये सीख मिल रही है कि अलग अलग समुदाय और मजहब के होने के बाद भी हम एक हैं। इसलिए हर कोई तिरंगे के आगे शीश झुकाता है, उसका सम्मान करता है और उसे नमन भी करता है। जल, थल और आकाश में शान से लहराता तिरंगा, देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा, अनेकता में एकता का संदेश देता तिरंगा, देश को एकता के सूत्र में पिरोता तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के शहर और नगर तिरंगे से सज गए हैं। हर देशवासी के चेहरे पर तिरंगे का गर्व। भारतवर्ष की शान कहे जाने वाले तिरंगे ने धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की सुंदरता में चार चांद लगा दिए। अनंतनाग जिले में कई नेताओं ने अपने घरों को तिरंगों से रंग दिया है। छत से लेकर हर दीवार देशभक्ति के रंग से रंग गई है। इतना ही नहीं, यहाँ आम लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। इलाके के लोग आजादी का पर्व मनाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और याद के तौर पर सेल्फी ले रहे हैं। 2022 से लगातार जो तिरंगा रैलीज़ मैंने नए इनिशिएटिव्स किए, चाहे उसमें 1 किलोमीटर फ्लैग था, चाहे बाकी चीज़ें थी, या उसमें मेरी माटी मेरा देश है, कंटिन्यू मैं तकरीबन 5 साल से करता आ रहा हूँ। आज मैंने सोचा हर घर तिरंगे का मतलब ये है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक सेल्फ़ी पॉइंट यहाँ पर सेल्फ़ी फ्रॉम होम एक बना दिया है अपनी रेजिडेंस पे, अपने घर पे, ताकि लोग आए और सेल्फ़ी ले लें और लोगों में और ख़ासकर देशवासियों में एक मैसेज आए कि हर घर में तिरंगा जा रहा है। शाम के वक्त ज़्यादा लोग यहाँ पर सेल्फ़ी लेने आ रहे हैं और ये एक नया इनिशिएटिव है और मेरी मैसेज रहेगी पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से, वो भी अपने घर में सेल्फ़ी फ्रॉम होम एक पॉइंट बनाए ताकि सभी अपनी फ़ोटोज़ है और इसी का मतलब यही होगा कि हर घर तिरंगा। कश्मीर में पहली बार देख रहे हैं एक सेल्फ़ी पॉइंट मोहम्मद इकबाल अहंगर साहब ने जो घर पे बनाया है। तो जो ही हमने सुना है कि वहाँ पे एक सेल्फ़ी पॉइंट है जहाँ तो हम
बहुत से लड़के आए यहाँ पे, सेल्फी उठाई, बहुत खुशी है। कल हमारे आज़ादी का दिन है, तो हमें बहुत खुशी हुई ये सेल्फी पॉइंट देखकर, जहाँ पे आज हम नौजवानों ने सेल्फी ली। अनंतनाग की तरह जम्मू के राजौरी पर भी देशभक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। यहाँ हुई हर घर तिरंगा रैली में करीब 7,000 लोगों ने हिस्सा लिया। पहाड़ों के दुर्गम रास्तों से होते हुए लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। कई मीटर के तिरंगे को उठाए जोश और जज्बे के साथ लोगों ने तिरंगा रैली निकाली। आम लोगों के साथ सेना, पुलिस के जवान भी तिरंगे को हाथ में उठाए चल रहे थे। ऐसा अद्भुत नजारा भला कौन नहीं देखना चाहेगा। इस इवेंट में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। आने वाले इंडिपेंडेंस डे की सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के निवासियों को और ख़ास तौर से राजौरी के लोगों को। और इसी इंडिपेंडेंस डे की जो स्पिरिट है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए आज एक महा रैली राजौरी टाउन के अंदर ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें 2 किलोमीटर से के करीब जो है तिरंगा स्कूल्स के छोटे बच्चों ने, यहाँ के लोगों ने, सभी ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग इसमें शुमार हुए। इस तरह से डेवलपमेंट करने से ना हमारा मतलब राजौरी बहुत ही आगे बढ़ेगा और हमारे अपने नेशन को भी हमें आगे बढ़ाना है। और जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हमें उन्हें भी सुधारना है। हमें क्या करना है, रोड्स वगैरह क्लीन करनी है और हमें सेफ्टी मेजर्स वगैरह सब रखने हैं। हमें क्या करना चाहिए कि मतलब हमें ये लोगों को अवेयरनेस करनी चाहिए कि हमें अपनी जो है आसपास का जो एरिया है वो अच्छे से सुधारें, ताकि जो हमारा नेशन है वो आगे बढ़ जाए। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में सेना के जवान के हाथ में शान से लहराता तिरंगा और जवान की आंखों में देशभक्ति की चमक देश के हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है। जब सीआरपीएफ जवानों की टोली तिरंगा थामे सड़कों पर निकली तो पूरी फिजा वंदे मातरम के जय घोष से गूंज उठी। स्कूली बच्चों ने जवानों के साथ कदम ताल किया और इस तिरंगा रैली को यादगार बना दिया। समस्त देशवासियों, भद्रवाह के वासियों और डोडा के वासियों को स्वतंत्रता दिवस की पहले हार्दिक शुभकामना देता हूं। जैसे कि देश में पूरे भाग में तिरंगा रैली चल रही है, हर घर तिरंगा अभियान का प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से किया जा रहा है। तो आज सीआरपीएफ 33 बटालियन जो भद्रवाह में डिप्लॉयड है और उसके साथ सरस्वती मेमोरियल स्कूल के बच्चे, शिक्षक और उनके अभिभावकगण भी सभी मिल करके यहाँ सीआरपीएफ कैंप डोमेल से लेकर के गाथा तक हम लोगों ने एक तिरंगा रैली का आयोजन किया था, जो बहुत अच्छे से आयोजित। जम्मू में देशभक्तों की टोली बड़ा सा तिरंगा थाम कर सड़कों पर उतरी। देश में शांति और सद्भाव का संदेश देती इस तिरंगा रैली में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हुईं। 15 अगस्त के मौके पर यहाँ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। हम ये चाहते हैं कि हर घर पे तिरंगा लहराए और ये पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख सारा का सारा और पूरा देश, हर देश के हर एक कोने में हर एक घर पे तिरंगा लहराए और पूरी देश देखे हमें झूमते हुए इस तिरंगे के अंदर। मेरा यही मैसेज है कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था हर घर तिरंगा, 2 तारीख से लेके 15 तारीख तक हर घर पे एक तिरंगा होना चाहिए। और उसी के चलते आज हमारे जम्मू में यहाँ पे रैली निकल रही है, जहाँ अलग अलग स्कूल के बच्चे आए हैं। एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सब बच्चों को ऐसे देख के कि अपने देश के लिए वो इतना खुश हैं कि हम लोग आज़ाद हैं। अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे लिए लड़े नहीं होते, हम आज़ाद नहीं होते, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। कश्मीर की तरह भोपाल की तिरंगा यात्रा भी बेहद खास रही, क्योंकि यहाँ नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगों से सजी कई नाव इस यात्रा का हिस्सा बनी। नाव में सवार लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए। हर घर तिरंगा यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। राजधानी दिल्ली से लेकर सरहद तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास वाले इलाके तिरंगों से रंगे हैं। डावला चेक पोस्ट पर शान से लहराता तिरंगा देश की सुरक्षा की गवाही दे रहा है। भारत माता की। यहाँ चेक पोस्ट से लेकर चौकी पर देशभक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। बीएसएफ के जवानों ने मोटरसाइकिल, गाड़ियों और पैदल मार्च कर तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अफसर और जवानों ने हिस्सा लिया। 15 अगस्त 26 जनवरी 2 ऐसे राष्ट्रीय पर्व है जब पूरा देश देशभक्ति में सरोबार रहता है। वैसे तो आमतौर पर भी रहते हैं, लेकिन ये इस दौरान और इस पर्व के ऊपर, इस मौके के ऊपर कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसमें
घर घर तिरंगा भी एक कार्यक्रम है और बीएसएफ इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है, न सिर्फ सीमाओं के ऊपर बल्कि हेडक्वार्टर्स भी, और साथ ही साथ खास करके सीमावर्ती जो गांव हैं, विलेजेस हैं, वहां पर ग्रामवासियों के साथ में हम इसको मनाते हैं, पूरे तिरंगामय करते हैं इलाके को, ताकि लोगों में एक देशभक्ति की भावना जागृत हो। साथ ही साथ क्योंकि हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बॉर्डर पॉपुलेशन भी है, तो वो हम उनको इंटीग्रेट समय समय पर करते हैं और ऐसे पर्व पर हमेशा कोशिश करते हैं। हमारे जवान, अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी देश के इस प्रेम और उत्साह के दिवस पे पूरे लबालब और जोश के साथ खड़े हैं, और साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि हमारे इस मुहिम में देश के अन्य कार्मिक भी जुड़ें, ताकि जो है इसका जो संदेश पूरे देश में फैले। आजादी के इस जश्न में कोई खलल ना पड़े, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली के अलावा एनसीआर के इलाकों में भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लखनऊ में पुलिस ने सड़क पर फ्लैग मार्च किया और गली मोहल्ले से लेकर सड़कों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। जगह जगह जवानों की तैनाती की गई है। डोडा में पुलिस के जवानों के साथ सुरक्षा एजेंसियों के जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं और आई कार्ड भी चेक किया जा रहा है। डोडा के भद्रवाह में भी चेकिंग अभियान मुस्तैदी के साथ चल रहा है। रास्ते से गुजरने वाली हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है, चाहे वो ट्रक हो या कार। हर किसी पर पुलिस और सुरक्षा बलों की कड़ी नजर है। वहीं असम की राजधानी गुवाहाटी में भी सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस सघन तलाशी अभियान चला रही है। पूरे देश में कमोबेश यही हाल है। हर जगह पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट और एक्टिव मोड में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में थोड़ी देर बाद लग जाएगी ट्रैफिक पर पाबंदी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी के लिए दिल्ली में अब से कुछ देर बाद यानी रात 10 बजे से विशेष यातायात व्यवस्था लागू हो जाएगी। दिल्ली की सीमाएं सील कर दी जाएंगी और यहां व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर भी पाबंदी होगी। सुबह 4 बजे से लाल किले के आसपास, निषाद राजमार्ग, राजघाट से आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक, रिंग रोड, नेताजी सुभाष मार्ग और एसपी मुखर्जी मार्ग जैसी सड़कों पर प्रतिबंध लागू रहेंगे। वहीं उत्तर दक्षिण और उत्तर पूर्व पश्चिम यातायात के लिए रूट डायवर्ट किए गए हैं। ऐसे में यातायात पुलिस ने लोगों से घर से निकलते समय नई व्यवस्था का ध्यान रखने और सोशल मीडिया पर अपडेट रहने की अपील की है। मेरी 2 गुजारिश रहेंगी इसमें पब्लिक से कि वो अपना एक तो समय से प्लान कर लें, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकले जब भी घर से निकल रहे हैं, और दूसरा कि हमारा सोशल मीडिया हैंडल है उसको जरूर चेक करते रहें। उसमें सारी एडवाइजरी हम टाइम से डालते रहते हैं। मध्य प्रदेश में आपातकालीन सेवा के लिए नए डायल नंबर की शुरुआत की गई है। ये नंबर है 112। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में हरी झंडी दिखाकर डायल 112 सेवा का शुभारंभ किया। इसमें 1200 नई गाड़ियां तैनात की गई हैं। ये सभी गाड़ियां जीपीएस, वायरलेस डिजिटल नेविगेशन और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग जैसी आधुनिक तकनीक से लैस हैं। साथ ही डायल 112 में तैनात पुलिसकर्मी भी बॉडी माउंट कैमरे से लैस होंगे। इससे गाड़ी का लाइव आउटपुट कंट्रोल सेंटर को मिलता रहेगा। डायल 112 सेवा पुरानी डायल सेवा 100 की जगह पर शुरू की गई है। अब पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन, महिला हेल्पलाइन से लेकर साइबर क्राइम और प्राकृतिक आपदा जैसी सभी सेवाएं एक ही नंबर 112 से उपलब्ध होंगी। छत्तीसगढ़ के भिलाई की अस्मी खरे के लिए ये स्वतंत्रता दिवस खास होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम स्वागत समारोह में शामिल होने के लिए अस्मी खरे को विशेष आमंत्रण भेजा है। अस्मी खरे भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग की कंप्यूटर साइंस की छात्रा हैं। उन्हें ये सम्मान स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2024 में अपनी टीम कोडिंग विजार्ड के साथ शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। इस टीम ने सार्वजनिक उपक्रम गेल इंडिया के लिए एक जियो लोकेशन आधारित अटेंडेंस सिस्टम विकसित किया था। ये सिस्टम विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया है जहां इंटरनेट की उपलब्धता सीमित होती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक शहीद के परिवार को नए मकान का तोहफा दिया गया। ये मकान गजेंद्र राव सुर्वे के परिवार को दिया गया, जो साल 2006 में लद्दाख में शहीद हो गए थे। सभी सुविधाओं से लैस ये घर शहीद समरसता मिशन के तहत दिया गया है। इस मकान के निर्माण में 21 लाख की लागत आई और ये पूरी रकम जन सहयोग से ही इकट्ठा की गई। इसका गृह प्रवेश भी भव्य तरीके से किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ साथ सेना के जवान, अधिकारी और पूर्व अधिकारी भी शामिल हुए। सभी ने गजेंद्र राव सुर्वे की शहादत को नम आंखों से याद किया। वहीं शहीद की मां के गृह प्रवेश के लिए युवाओं ने अपनी हथेलियां बिछाई। उन्हीं पर चलकर उन्होंने नए घर में प्रवेश किया। ये सम्मान पाकर शहीद की मां भावुक हो गईं।
स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले GRSC यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने अपना 113वां युद्धपोत इक्षक भारतीय नौसेना को सौंप दिया। इक्षक का अर्थ है मार्गदर्शक। GRSC द्वारा निर्मित 4 संधायक श्रेणी के सर्वेक्षण पोतों की श्रृंखला में ये तीसरा पोत है। इससे पहले 2 पोतें INS निर्देशक और INS संधायक 2024 और 2023 में नौसेना को सौंपी गई थी। और न्यूज पथ पर अब बात कर लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। श्री कृष्ण की जन्मस्थली ही नहीं बल्कि उनकी कर्मस्थली यानी कि द्वारका में भी जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारी है। द्वारकाधीश मंदिर और शहर को इस पर्व के लिए खूबसूरती से सजाया गया है। द्वारकाधीश मंदिर में जन्मोत्सव कार्यक्रम 6 दिन तक चलेगा। हर साल की तरह इस साल भी द्वारका में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र में दही हांडी का क्रेज दिखने लगा है। कई गोविंदा ग्रुप तो दही हांडी उत्सव की तैयारी में जुटे हुए हैं और साथ ही 7 समंदर पार स्पेन से भी विदेशी गोविंदाओं की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। दिखने लगी है श्री कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक। गूंजने लगे हैं बधाई गीत। कान्हा की भक्ति में झूमने लगे हैं भक्त और मंदिरों में उमड़ने लगी है भक्तों की भीड़। कान्हा के जन्मोत्सव की घड़ी करीब आ चुकी है। मथुरा से लेकर गुजरात का द्वारकाधीश धाम कान्हा के रंग में रंगा हुआ है। बेहद सुंदर तरीके से द्वारकाधीश धाम को सजाया गया है। मंदिर के शिखर से लेकर रास्ते और प्रवेश द्वार रंग बिरंगी लाइटों और लेजर लाइटों से रोशन हो उठे हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि कान्हा की जन्मस्थली की तरह ही उनकी कर्मस्थली में भी उसी तरह का उत्सव होगा। यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव पर सुबह से कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिनमें भक्त शामिल हो सकेंगे। भगवान का जन्म महोत्सव है, उसके रिगार्डिंग भगवान जी का मंदिर का सुशोभन होता है। तो इस वक्त भी हर साल के जैसे भगवान जी के मंदिर का सुशोभन काम हो गया है और भगवान जी का जैसे श्रृंगार का महत्व है वैसे मंदिर का भी अच्छे से श्रृंगार किया गया है और भगवान जी के मंदिर के भी दूर से 5-7-10 किलोमीटर दूर से भी दर्शन हो जाए ऐसे लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। तो तमाम भाविक वैष्णवों से मेरी विनती है कि आप यहाँ मंदिर पधारें और भगवान के दिव्य दर्शन के जो 16 अगस्त को रात को 12 से लेकर 2:30 बजे तक होंगे उसके दिव्य दर्शन के लाभ लें। देश के पश्चिमी छोर पर मौजूद द्वारकाधीश मंदिर में जन्माष्टमी की रात भगवान का अभिषेक होगा, विशेष श्रृंगार होगा, तरह तरह के भोग लगेंगे और भजन कीर्तन होंगे। खास बात यह है कि द्वारकाधीश धाम में 6 दिनों तक जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसमें भक्तों को जन्म के साथ नंदलाला को झूला झुलाने का मौका भी मिलेगा। लिहाजा कान्हा के भक्तों का द्वारिका पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जन्मोत्सव का दर्शन रात्रि को 2:30 बजे तक रहेगा। 2:30 बजे प्रभु को शयन का भाव किया जाएगा। इस तरह 16 अगस्त के दिन जन्माष्टमी का दर्शन रहेगा, नित्य कर्म रहेगा। 17 अगस्त यानी नवमी के दिन सवेरे 7 बजे प्रभु को आरती दर्शन के साथ प्रभु के द्वार खोले जाएंगे। गर्भगृह में से प्रभु का बाल स्वरूप को सोने के झूले में लाके पारना में झुलाया जाता है। 6 दिन तक यानी षष्ठी तक भगवान की ये पारना महोत्सव मनाया जाता है। विविध प्रकार के खिलौने के साथ भगवान के बाल स्वरूप को खिलाया जाता है। बाल भाव की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए। पूरे परिवार के साथ दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी मानसिक शांति मिली है यहाँ पे आके। हमारे बच्चे भी पहली बार आए हैं और उनको भी दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा है। हमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ तक आने का सफ़र भी हमारा बहुत अच्छा था। यहाँ हमने जैसे ही दर्शन किए बहुत ही एक अलग शांति प्रिय मन में शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। प्रशासन को उम्मीद है कि इस साल भी जन्माष्टमी के मौके पर भारी संख्या में भक्त द्वारकाधीश के दर्शनों के लिए उमड़ेंगे। लिहाजा श्रद्धालुओं के मंदिर जाने और बाहर निकलने के अलग अलग रास्ते तय किए गए हैं। पीने के पानी, सामान रखने और मेडिकल टीम का इंतजाम किया गया है। साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। मंदिर प्रशासन तरफ से भगवान द्वारकाधीश जन्म महोत्सव 2025 की तैयारी के भाग रूप से
हाथी गेट पे जो पार्किंग व्यवस्था है वहाँ पे अच्छे से पार्किंग हो, इसलिए सुविधा उपलब्ध की जाएगी। और वहाँ पे जो राइट हैंड साइड पार्किंग है वहाँ पे हमारा कल्चरल फेस्टिवल होगा भगवान के जन्म महोत्सव के विशेष तौर पे। जब भी हम लोग सुविधा की बात करते हैं तो हमने कीर्ति स्तंभ से लेके मंदिर के एग्जिट तक सब तमाम व्यवस्था देख ली है। और मुझे आपको आनंद होता है बताते हुए कि हमने कीर्ति स्तंभ पे सामान घर बनाया है। सामान घर में लोग सामान रख के, मोबाइल पर्स सब वहाँ पे रख के वो वहाँ से ही क्यू में आगे बढ़ सकते हैं। कान्हा के जन्मोत्सव के मौके पर ऐसी ही रौनक मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में भी दिखाई दे रही है। चाहे श्री कृष्ण का जन्म स्थान हो या फिर श्री बांके बिहारी मंदिर, यहाँ ऐसी शानदार सजावट की गई है कि कान्हा के भक्त फूले नहीं समा रहे। ब्रज में जन्माष्टमी का ये पर्व 3 दिन मनाया जाएगा। इस दौरान कई धार्मिक आयोजन होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस उत्सव का नाम श्री कृष्ण महोत्सव के नाम से दिया है और 3 दिन ये उत्सव चलेगा, 15, 16 और 17। 15, 16, 17 तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ तमाम कार्यक्रम कराए जाएंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान के बाहर से, इसी स्थान से एक भव्य शोभा यात्रा 15 तारीख को निकाली जाएगी, जिसमें तमाम पूरे देश की जो सुंदरता है, अखंडता है, पूरे देश के जो कलाकार हैं वो उसमें मौजूद होंगे। तमाम झांकियाँ होंगी, बैंड होंगी, तमाम नृत्य होंगे, चरकुला नृत्य है ब्रज का वो भी होगा। सुबह से ही जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। सुबह से भगवान की मंगला आरती होगी। मंगला आरती के बाद पूरे दिन भक्तों के लिए भगवान के दर्शन खुले रहेंगे और रात्रि में 12 बजे भगवान का अभिषेक होगा। अभिषेक होने के बाद ठाकुर जी की आरती होगी। कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव की भी खूब चर्चा होती है। दही हांडी उत्सव में शामिल होने के लिए 7 समंदर पार स्पेन से भी गोविंदा की टोली मुंबई पहुंची है। स्पेन से आई 111 गोविंदाओं की टोली दही हांडी उत्सव में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इन गोविंदाओं को पिरामिड के शेप बनाते देखकर मन खुशी से झूम उठता है। दही हांडी उत्सव में अपनी जीत पक्की करने के लिए विदेशी गोविंदाओं की ये टोली जमकर मेहनत भी कर रही है और इन्हें यकीन है कि इनकी ये कड़ी मेहनत जरूर रंग लाएगी। द्वारका से ब्रजेश दोषी, मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ मुंबई से मुस्तफा शेख, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वेब पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि कारोबार के आखिर में बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 58 अंक चढ़कर 80,598 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 12 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 24,631 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। गुरुवार को सोना 400 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,01,420 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 1500 रुपए की उछाल आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,13,500 रुपए हो गई। जुलाई में थोक महंगाई दर घटकर -0.58% पर आ गई। इससे पहले जून में ये -0.13% थी। यामाहा ने भारतीय बाजार में 2 नया स्कूटर लॉन्च किया है। इनके नाम है फसीनो 125 FI हाइब्रिड और रेजर 125 FI हाइब्रिड। कंपनी ने इन्हें हाईटेक फीचर्स और फ्रेश कलर ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया है। फसीनो 125 FI हाइब्रिड को 3 वेरिएंट में बाजार में उतारा गया है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 80,500 रुपए रखी गई है। तो वहीं रेजर 125 FI हाइब्रिड को 2 नए वेरिएंट के साथ बाजार में लाया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 79,000 रुपए है। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली NCR में पुराने वाहन मालिकों को मिली फौरी राहत की। जी हां, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में ELV यानी कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स कैटेगरी में आने वाले पुराने वाहनों को लेकर एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली NCR में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन के मामले में बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 हफ्तों में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। तब तक ऐसे वाहन मालिकों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार के साथ ही ट्रांसपोर्ट मंत्रालय और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने एक याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से 2018 के आदेश पर फिर से विचार करने की मांग उठाई।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इसी साल जुलाई में आदेश दिया था कि दिल्ली में ELV श्रेणी में आने वाले पुराने वाहनों को ईंधन देना बंद कर दिया जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को ईंधन नहीं देने की नीति लागू की। हालांकि जनता के विरोध के कारण इस नीति को इसकी घोषणा के 2 दिन बाद ही रोक दिया गया। आदेश में तय वर्षों से अधिक पुराने वाहनों को भी कबाड़ में डालने का आदेश दिया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार के दखल देने के बाद इस आदेश को 1 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया। लेकिन इस बीच कई लोगों ने अपने पुराने वाहनों को हड़बड़ी में बेच दिया और अब वे खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में लगभग 62 लाख ELVs यानी कि उम्र पूरी कर चुके वाहन मौजूद हैं जो पुराने हो चुके हैं, जिनमें 41 लाख 2 पहिया वाहन हैं। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच पुराने वाहनों पर बैन की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। तब NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया था कि प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली NCR में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। 2015 के NGT के इस आदेश को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, जिसे दिल्ली सरकार ने ये कहते हुए चुनौती दी कि इन प्रतिबंधों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जाहिर है दिल्ली NCR में पुराने वाहनों को लेकर अभी अस्थायी राहत मिली है और अब भी ये सस्पेंस बना हुआ है कि आगे ऐसे वाहनों को लेकर क्या फैसला किया जाएगा। इस मुद्दे पर हमने दिल्ली के लोगों से बात की और उनकी राय जानी। तो ये हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा भी है, पब्लिक में एक अच्छा मैसेज भी गया है, क्योंकि जो गाड़ी खरीदता है और उसके बाद में अनएक्सपेक्टेडली बेचनी पड़ जाए तो उसको फीलिंग तो होगी। दूसरी बात यह कि जो हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन का मामला था वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अभी क्यों जो इंडिया के अंदर बसें भी आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आई हैं, गाड़ियाँ भी आ रही हैं, स्कूटर भी आ रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं, तो पॉल्यूशन का मामला ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। और रही अब आगे जो लोगों की सोच है कि भाई ठीक है आज पैसा हमने डालना है, हमने भी बेची थी एक टाइम पे गाड़ी, अपनी भी 15 साल हो गए थे, तो वो भी हमें फील हुआ था अच्छी गाड़ी थी, मगर क्या करें वो भी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आया वो बहुत बढ़िया आया। सबसे बड़ी बात है पोल्यूशन पे, और सबसे बड़ी बात है 15 साल उसमें डिपेंड नहीं है। मेन बात है गाड़ी की कंडीशन क्या है, गाड़ी अगर ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी रोक लगा दी है, बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने ये भी देखा ना, जिसकी गाड़ी को भी 1 साल बचा है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो नुकसान उसका 1 साल का होगा, उसके बाद बजट है नहीं है वो अलग, ठीक है ना, किसी को नहीं पता कि मेरी जेब में कितना पैसा है, मेरे पास गाड़ी है ये पता। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो भी है बहुत बढ़िया है। सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर का हम सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो बहुत बढ़िया है, जो 15 साल जो ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है ना, उनको तो बंद होना ही चाहिए। अब कई गाड़ी ऐसी है मतलब इतने खतरनाक हमारे टेम्पो चलते हैं, इतने मतलब प्रदूषण को फेंकते हैं, तो उनको तो बंद होना चाहिए। लेकिन जो कंडीशन ठीक है उनको पब्लिक अपील कर सकती है और उसको सुप्रीम कोर्ट को राय दे सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार का विजन क्या है कि पॉल्यूशन हटाना, और पॉल्यूशन सबके लिए बीमारी है, और आज के लिए नहीं, वो भविष्य के लिए भी, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। तो पॉल्यूशन मेन है, पॉल्यूशन पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर पॉल्यूशन पर कंट्रोल हो जाए और इलेक्ट्रिक वाहन आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें फ़ायदा सरकार का भी, पब्लिक को भी फायदा है। देखिए मैं कह रहा हूँ अगर बड़े पैमाने पे सुधार करना है, पर्यावरण प्रदूषण को ख़त्म करना है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसको मानना ज़रूरी है। बाकी देखिए क्या है, कुछ लोगों का नुकसान होता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक व्हीकल का काम है लेकिन 4-4 व्हीकल रख रखे हैं। कभी होता है, कभी 200 मीटर जाना होता है तो व्हीकल से जाते हैं, 4 व्हीलर से जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं आप 2 व्हीलर का प्रयोग कर सकते हो, पैदल जा सकते हो। तो ये ज़्यादातर जो है प्रदूषण को बढ़ावा देने का ये चीज़ सही नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। कहीं किसी का थोड़ा सा नुकसान के लिए किसी के स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात करेंगे नृत्य संगीत की, जिसका बहुत महत्व है। ये न सिर्फ मनोरंजन का साधन है, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में भी अहम भूमिका निभाती है। साथ ही मरीजों के इलाज के लिए भी ये कारगर है। म्यूजिक थेरेपी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ऑपरेशन के दौरान मरीज के वाद्य यंत्र बजाते रहने के बारे में भी आपने सुना होगा। अब एक लड़की डांस के जरिए मरीजों का भला करने की कोशिश में जुटी हुई है। देखिए। अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके सामने डांस करती ये लड़की।
देखकर हैरानी हो सकती है कि आखिर जो बीमार है उसके सामने ऐसा कोई कैसे कर सकता है। आपको बता दें कि ये लड़की डांस करके मरीजों को परेशान नहीं कर रही है, बल्कि उनकी बेहतरी की कोशिश ही कर रही है। डांस सिर्फ मनोरंजन का जरिया ही नहीं, बल्कि मरीजों के इलाज का तरीका भी हो सकता है। यही बताने की कोशिश कर रही हैं शांभवी शर्मा, जो नृत्यामृत के संस्थापक हैं। आप सबको नमस्ते। मेरा नाम शांभवी है और मैं अभी 17 साल की हूँ। मैं कुचिपुड़ी सीखती हूँ, जो पिछले 9 साल से मैं कुचिपुड़ी सीख रही हूँ और वो आंध्र प्रदेश का है, इंडिया में आंध्र प्रदेश वाले स्टेट से। तो क्योंकि मैं ये 9 साल से सीख रही हूँ तो मैंने सोचा कि मैं अपना जो मैंने सीखा हुआ है वो मैं आप सबको मदद करने के लिए यूज़ करूँ। शांभवी शर्मा का मानना है कि शास्त्रीय नृत्य मरीजों के इलाज में मददगार हो सकता है, इसलिए उन्होंने दिल्ली के चाणक्यपुरी के एक प्राइवेट अस्पताल में इसकी पहल की। शांभवी कुचिपुड़ी नृत्य के जरिए मरीजों की मानसिक और भावनात्मक इलाज की कोशिश कर रही हैं। डांस के बाद शांभवी खुद मरीजों के पास गयी और उनसे जब पूछा कि वो कैसा महसूस कर रही हैं, तो सुनिए मरीजों ने क्या कुछ कहा। आपको कैसा लगा देख के? अच्छा लगा। तो आपको पहले कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है? पहले मुझे दर्द हो रहा था और अब ठीक। आपको कैसा लगा डांस देख के? अच्छा। सबसे अच्छा क्या लगा आपको उसमें? आपको पहले बेटर अभी अच्छा लग रहा है ज़्यादा देख के, तो आप चाहती कि ऐसा और हुए हॉस्पिटल में? शांभवी के मुताबिक पिछले 9 साल से ये कुचिपुड़ी नृत्य सीख रही हैं और अब इसके जरिए लोगों का इलाज करने की कोशिश कर रही हैं। इसके पहले शांभवी 2 और अस्पतालों में भी ऐसा कर चुकी हैं और अब दिल्ली के इस प्राइवेट अस्पताल में मरीजों के बीच पहुंची। मैंने पिछले 2 हॉस्पिटल में भी ऐसा किया है जहां आप जैसे पेशेंट्स हैं, तो जब हम हॉस्पिटल में रहते हैं तो मन ऐसे भारी सा हो जाता है, तो डांस देख के शायद आप लोग को थोड़ा अच्छा लगे और हल्का लगे। तो आज मैं आपके सामने थोड़ा सा एक छोटा सा डांस करके दिखाऊंगी। इसके बाद शांभवी ने जैसे ही अस्पताल के ओपीडी में शास्त्रीय नृत्य किया तो वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल गया। मरीज और उनके परिजन शांत होकर शांभवी का नृत्य देखने लगे। दरअसल भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक सेहत के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता की वजह से आजकल चिकित्सा के ऐसे विकल्प लोकप्रिय हो रहे हैं जो साइड इफेक्ट के बिना प्रभावी साबित हो सके। ऐसा ही एक फील्ड है संगीत चिकित्सा यानी म्यूजिक थेरेपी। ये बात जग जाहिर है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की टेंशन का सीधा असर हेल्थ पर पड़ता है। पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और उससे निजात पाने के लिए लोग म्यूजिक थेरेपी अपना रहे हैं। म्यूजिक थेरेपी वो प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर अपने मरीजों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए संगीत का प्रयोग करते हैं। म्यूजिक थेरेपी में म्यूजिक सुनने के अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, गाने लिखना और सुनना सब कुछ शामिल है। ठीक उसी तरह नृत्यामृत के जरिए शांभवी पारंपरिक भारतीय नृत्य को चिकित्सा से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं ताकि मरीजों का इससे भला हो। थैंक यू सो मच आप सबको इतने अच्छे से आराम से मेरा डांस देखने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।